नमस्कार सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पार्ट 1 यानी वीडियो 1 में हम लोगों ने देखा था कि वस्तु क्या होता है। हम लोग अच्छी तरह समझे थे कि वस्तु किसे कहते हैं। उसी तरह पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह क्या होते हैं, किसे कहते हैं। उसी में हम लोगों ने ये भी देखा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम लोग समुच्चय भी कहते हैं, और वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह जो नहीं होंगे वो समुच्चय नहीं कहलाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग आज देखते हैं कि समुच्चय क्या होता है, सेट का मतलब क्या होता है। तो समुच्चय हिंदी में समुच्चय कहा जाता है और अंग्रेजी में इसी को सेट कहा जाता है। सेट का मतलब होता है सिंगुलर। सेट का मतलब होता है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब केवल एक, लेकिन जब एक से अधिक सेट की बात करेंगे तब वो हो जाएगा सेट्स। अब देखेंगे कि सेट का मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो सेट का मतलब होता है संग्रह, जिसको हम लोग समूह भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इसी को हम लोग कलेक्शन या ग्रुप भी कहते हैं। यानी हम लोग समुच्चय को क्या कह सकते हैं, संग्रह। यानी ये क्या होता है, एक तरह से संग्रह होता है, समूह होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। अब किसका संग्रह या समूह या कलेक्शन होता है, तो वस्तुओं का। वस्तुओं का क्या होता है, ये समूह होता है। क्या चीज, तो समुच्चय जो है वो वस्तुओं का क्या होता है, समूह होता है, संग्रह होता है। इसलिए हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि वस्तु क्या होता है, यानी सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, उसका क्या है, ये समूह है। समुच्चय जो है सजीव या निर्जीव चीजों का क्या है, समूह है, संग्रह है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वस्तुओं के सारे समूह या संग्रह को हम लोग समुच्चय कहेंगे, तो कहेंगे नहीं। गणित की भाषा में वस्तुओं के सारे संग्रह यानी समूह को हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। तो अब कहेंगे किसको, किस संग्रह को, किस समूह को। तो पार्ट 2 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो समूह, जो संग्रह सुपरिभाषित यानी अच्छी तरह परिभाषित होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। मतलब जो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होगा यानी सुस्पष्ट, जिसको हम लोग वेल मतलब अच्छी तरह डिफाइंड मतलब परिभाषित, जो अच्छी तरह परिभाषित होगा वस्तुओं का समूह संग्रह, वही हमारा समुच्चय कहलाएगा। और जो अच्छी तरह परिभाषित नहीं होगा वो गणित की भाषा में समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो हम लोग और 2-4 उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि समुच्चय किसको कहते हैं। हालांकि हम लोग पार्ट 2 में ही अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह। अब यहाँ शब्द है सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे अच्छा। अब किस बल्लेबाज को हम लोग सबसे अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ कहें और किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहें, यहाँ ये क्या है, ये हमारे लिए परेशानी की बात है। क्योंकि अब मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी किसी को अच्छा लग रहा है, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, लेकिन मेरे लिए रोहित शर्मा है, किसी और के लिए विराट कोहली है। यानी इसका मतलब ये इसीलिए हुआ क्योंकि इस सर्वश्रेष्ठ शब्द का कोई मापदंड नहीं है। माप मतलब मापने का, दंड मतलब शर्त, स्केल मतलब इसको मापने का कोई स्केल नहीं है कि हम किसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहें और किसको नहीं कहें। लेकिन यदि यही वो कह देता कि 10,000 से अधिक रन बनाने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तब ये अच्छी तरह परिभाषित होता। क्यों, क्योंकि जो 10,000 से अधिक रन बनाया होगा वो सब इसमें आएगा, और जो 10,000 से अधिक रन नहीं बनाया होगा वो नहीं आएगा। तब ऐसी स्थिति में ये परिभाषित होता कब, जब ये शर्त लगा देता कि 10,000 से अधिक रन बनाने वाले सभी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह। लेकिन यहाँ अभी जो है ये सिर्फ ये दे रखा है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यानी ये जो है हमारे लिए क्या है, परेशानी है। यानी ये जो है अच्छी तरह परिभाषित नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा समुच्चय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी ये सब जानते हैं। लेकिन ये कहा है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले, तो हम लोग जानते हैं जे अक्षर से शुरू होने वाले 3 महीने हैं। कौन कौन है, तो जनवरी है, जून है और जुलाई है।
यानी हमारा क्या 3 ऐसे महीने हैं जो जे अक्षर से शुरू होता है, यानी ये अच्छी तरह परिभाषित था इसलिए हम लोग लिख पाए। अगर ये भी अच्छी तरह परिभाषित नहीं होता तो ये क्या होता हमारे लिए लिख पाना मुश्किल है था। क्यों? क्योंकि पहले में ही हम लोग देख चुके हैं कि इसमें हम किसी भी बल्लेबाज को लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहेंगे वो क्लियर नहीं था, इसलिए हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो हमारा ये जो है जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह ये अच्छी तरह परिभाषित होने के कारण ये क्या है, समुच्चय है। अब हम लोग ये देखें कि ये हमारा समुच्चय है, तो अब ये संग्रह जो हमारा क्या बन गया, समुच्चय बन गया। इसीलिए अब जो है हम यहाँ संग्रह नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, अब समुच्चय, इसको समुच्चय की दर्जा देंगे। क्यों? क्योंकि ये संग्रह जो था समुच्चय की परिभाषा को क्या किया, सही सही फॉलो किया, मतलब उसके अनुसार चला, इसलिए ये हमारा अब संग्रह क्या बन गया, समुच्चय बन गया। हम इसको समुच्चय लिखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग समुच्चय नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बूढ़े व्यक्तियों का संग्रह। अब फिर यहाँ दिक्कत है कि किस व्यक्ति को बूढ़ा व्यक्ति कहें और किस व्यक्ति को बूढ़ा व्यक्ति नहीं कहें, ये क्लियर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है। लेकिन यदि इसी को दूसरे तरीके से लिखता कि 50 या 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी बूढ़े व्यक्तियों का संग्रह या समूह, तब हमारा ये अच्छी तरह परिभाषित होता, क्योंकि एक मापदंड दे दिया कि जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक होगा वो बूढ़ा होगा और जिसका उम्र 60 वर्ष से कम होगा वो बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ अभी कोई शर्त नहीं दिया है, मापदंड नहीं दिया है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय नहीं होगा। आगे देखते हैं कि ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। अब है कि सप्ताह के दिनों का संग्रह। अब सप्ताह में हम लोग जानते हैं 7 दिन होते हैं, तो आराम से इसमें हम लिख सकते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आराम से लिख सकते हैं 7 दिनों के नाम। इसलिए क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह परिभाषित है, हम लोगों की समझ में अच्छी तरह आ गया कि सप्ताह के 7 दिन कौन कौन होते, इसलिए ये हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जो संग्रह हमारा समुच्चय होता है वहां हम लोग संग्रह नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, समुच्चय लिखते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह पढ़ लिए, समझ लिए कि समुच्चय क्या होता है। अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि ये सुपरिभाषित संग्रह किसका, वस्तुओं का। तो वस्तुओं के जो सुपरिभाषित संग्रह होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। एक बात यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि समुच्चय शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, ये इसका एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, समुच्चय को पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सिर्फ व्याख्या है। हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, इसको देख रहे हैं कि हाँ जो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होगा वो क्या होगा, समुच्चय होगा, लेकिन वास्तव में ये कोई परिभाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, ये a well defined collection of objects is called a set। अब देखिए कि ये जो है कलेक्शन है, मतलब समूह है, संग्रह है किसका, तो ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का संग्रह है। लेकिन ये संग्रह कैसा है, तो वेल डिफाइंड, मतलब अच्छी तरह। तो जो समूह या संग्रह होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छी तरह परिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वही हमारा क्या कहलाता है, तो सेट कहलाता है। ऐसे हम लोग दैनिक जीवन में भी सेट शब्द का यूज करते हैं। जैसे हम लोग घरों में कहते हैं कि कपड़ों का सेट, मतलब कपड़ों का समूह। उसी तरह है कि बर्तनों का सेट, जैसे चम्मचों का सेट, मतलब चम्मचों का समूह। हम लोग दुकान जाते हैं तो कहते हैं
दुकानदार को भैया हमें क्या चाहिए, कप का सेट चाहिए, तो वो पूछता है कि कप का सेट कितना, 6 कपों का सेट या फिर 12 कपों का सेट, तो उसके अनुसार हमको क्या करता है वो सेट देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेट का मतलब दैनिक जीवन में भी क्या होता है, समूह होता है। तो हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि सेट क्या होता है। यदि इसके बाद भी आप लोगों को कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें यहाँ ये परेशानी है, तो मैं उसको और अलग एक वीडियो बनाकर अच्छी तरह क्या करने की, क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि समुच्चय का निरूपण क्या होता है। समुच्चय का निरूपण, शब्द यहां आया निरूपण। निरूपण का मतलब होता है कि हम लोग मतलब समुच्चय को जो है किस सिंबल के द्वारा दिखाएंगे। हम लोग जो है बार बार समुच्चय नहीं लिखेंगे, हम लोग समूह को नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल का यूज करेंगे। तो यही जो है सिंबल का यूज करने की प्रक्रिया, सिंबल का प्रयोग करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, निरूपण कहलाता है। जैसे हम लोग रोड पर जाते हैं तो कहीं स्कूल रहता है तो एक बोर्ड टंगा हुआ रहता है, वहां जो एक लड़का जो है लगता है भागता हुआ दिखता है, यानी वहां ये देखते हैं कि यहाँ बगल में कहीं क्या है, स्कूल है, यानी वो उसका क्या हुआ, निरूपण हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ, सिंबल हुआ। तो उसी तरह यहाँ समुच्चय का निरूपण मतलब समुच्चय के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे, यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रक्रिया क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण कहलाता है। यानी हम उसको किस सिंबल से दिखाएंगे। तो हम लोग जो है समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD XYZ किसी से भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि निरूपण का मतलब होता है सिंबल, सिंबल का प्रयोग, सिंबल का प्रयोग, सिंबल को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतीक। तो हम लोग यहाँ जो है कौन सा प्रतीक यूज करेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर ABCDEX XYZ, इसमें से किसी का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं समुच्चय को निरूपित करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। तो हम लोग लिखते हैं इसको। यानी समुच्चयों को सामान्य रूप से, आमतौर पर, जनरल रूप से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स ABCDEFGHIJ कुछ किसी से भी XYZ से निरूपित किया जाता है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ वैसे समुच्चय आएंगे, सेट आएंगे जिसका कि क्या है, फिक्स्ड लेटर है, यानी उस समुच्चय को सिर्फ उसी लेटर से दर्शा सकते हैं, दूसरे लेटर से दर्शा नहीं सकते हैं। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग को कहा जाता है ना कि रिजर्व है। रिजर्व मतलब वो कुछ स्पेशल सेट्स के लिए क्या होगा, अक्षर रिजर्व होगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि सामान्य रूप से, जनरल रूप से जो है समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं,
अब देखते हैं 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गिनती 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ता जाता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसी तरह ये आगे बढ़ता जाए। तो ये सब हमारा प्राकृतिक संख्या, लेकिन हमारा ये जो कह रहा है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो हम लोग जानते हैं कि 10 से कम जो प्राकृतिक संख्या होगा वो क्या होगा, 10 हमारा यहाँ दिख रहा है, यानी 10 से कम का मतलब क्या हुआ, इधर होगा, यानी 10 से कम में कौन कौन आएगा, तो ये सभी आएगा, लेकिन इसके बाद वाला नहीं आएगा। यानी ये सभी हमारा जो प्राकृतिक संख्या है ये क्या है, 10 से कम है। यानी ये अच्छी तरह परिभाषित है, इसलिए हम अब यहाँ समूह नहीं देकर क्या देंगे, समुच्च देंगे। और हम लोग चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, निरूपण पढ़ रहे हैं, सिंबल इसका क्या यूज होगा वो पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा कि हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से इसको दर्शा सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला ले लेंगे, बड़ा अक्षर में ए या बी भी ले सकते हैं, या सी भी ले सकते हैं, या डी भी ले सकते हैं, ई कुछ भी ले सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ लिखा है कि भारत के सभी लड़कों का समुच्च, चूंकि ये अच्छी तरह पहले ही दे रखा है कि समुच्च है, मतलब अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये परिभाषित है या नहीं। और हमारे किताब में जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी के सभी समुच्च होंगे। हाँ, यदि प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समूह समुच्च है या नहीं, तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि समुच्च है या नहीं। लेकिन यदि इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं तो हम उसमें ये ही दिमाग लगाने लगेंगे कि कौन समुच्च है और कौन समुच्च नहीं है। तो यहाँ ऑलरेडी यानी पहले ही दे रखा है समुच्च, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको जब हम निरूपित करेंगे तो हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से क्या कर देंगे, निरूपित कर देंगे। जैसे पी का मतलब क्या हुआ, हमारा भारत के सभी लड़कों का समूह। या मान लीजिए किसी ने बी लिख दिया तो भी सही है, या किसी ने सी लिख दिया, डी लिख दिया, एफ लिख दिया, एच लिख दिया तो भी सही है। यानी हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से, बड़े अक्षर से इसको क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि समुच्च क्या होता है, समुच्च का निरूपण क्या होता है। लेकिन इससे पहले जो 2 वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें पहला पार्ट जो था वस्तु की परिभाषा, दूसरा जो वस्तु सुपरिभाषित वस्तु यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। तो इसको आप लोग जो नहीं देख पाए उसको आराम से देखिए ताकि आगे और अच्छी तरह समझ में आए। और उन सभी वीडियोज का मैंने लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा, वहां जाकर आप आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।